नमस्कार साथियों। आज हम तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2018 द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ वो हल करेंगे। यानी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 23 अगस्त 2018 को सेकंड पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर लिया था वो हल करेंगे। इनमें कुछ प्रश्न हमने पहले वीडियो में हल किए, शेष प्रश्न है वो आज हम हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, स्वयंवरण परीक्षण में डीसी मोटर को प्रचलित किया जाता है। यानी जो स्वयंवरण परीक्षण है इसमें मोटर को प्रचलित किस भार पर किया जाता है। तो स्वयंवरण परीक्षण एक नियतांक फ्लक्स मशीन, डीसी मशीन यानी डीसी शंट या यौगिक मोटर की दक्षता परीक्षण की विधि है। इसमें मोटर या जो युक्ति है, अपनी मशीन है, उसको बिना भार पर प्रचलित किया जाता है, यानी शून्य भार पर प्रचलित किया जाता है। तो यह एक शून्य भार पर दक्षता परीक्षण की विधि है। इस परीक्षण के अंदर लोहा हानि को स्थिर माना जाता है, यानी लोहा हानि होती है उसको स्थिर माना जाता है, और मोटर की बिना भार पर यानी शून्य भार पर दक्षता की जांच की जाती है, केवल शंट या यौगिक मोटर की, यानी सीरीज मोटर की दक्षता इसके द्वारा परीक्षण नहीं कर सकते। तो यह शून्य भार की एक दक्षता परीक्षण की अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें क्या है कि स्वयंवरण परीक्षण में डीसी मोटर को किस बार पर प्रचलित किया जाता है, शून्य बार पर, यानी नो लोड पर इसको प्रचलित किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, नो लोड पर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के क्षेत्र कमजोर होने के रूप में जाना जाता है। यानी डीसी मोटर है उसका क्षेत्र यानी क्षेत्र फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है, वो कमजोर होना के रूप में जाना जाता है। कमजोर कब होगा? जब फील्ड की धारा कम होगी। तो फील्ड की धारा कम किस प्रकार से होगी? मान लो कोई शंट मोटर है जिसका ये मान लो कि आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड कॉइल जुड़ी हुई है। अब यह फील्ड कॉइल, इसका जो फ्लक्स है वो कमजोर कब होगा? जब इसके साथ श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाकर इसकी धारा को नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं, तो ही ये फ्लक्स कम होगा। यानी पहले पूर्ण धारा प्रवाहित हो रही है, अब रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसमें धारा का मान कम हो गया तो क्षेत्र यानी फ्लक्स कमजोर हो जाएगा। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, यानी किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखो, नियत विद्युत धारा नियंत्रण विधि, नहीं, यानी धारा को नियंत्रित कर रहे हैं, नहीं। नियत वोल्टता नियंत्रण विधि, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं। फिर नियत आवर्ती नियंत्रण विधि, फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर रहे हैं, नहीं। नियत फ्लक्स नियंत्रण विधि यानी फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, सही है। नियत बला गुण यानी टॉर्क को नियंत्रण कर रहे हैं, नहीं। तो क्या कर रहे हैं इस विधि के अंदर? इसके अंदर फ्लक्स यानी फील्ड के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाकर यानी एक रियोस्टेट या वेरिएबल प्रतिरोध लगाकर फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये फ्लक्स नियंत्रण विधि हो गई, यानी फील्ड नियंत्रण विधि। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, नियत फ्लक्स नियंत्रण विधि। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित किया जाता है। यानी एक जो तुल्यकालिक मोटर है इसमें स्थायी चुंबक यानी चुंबक बना रहे हैं, तो चुंबक बनाने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? अब देखो ऑप्शन देखो, नियोडियम, बोरॉन, लोहा, इसका प्रयोग करते हैं यानी कर सकते हैं। समोरो कोबाल्ट एंड कोबाल्ट, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फेराइट, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उच्च कार्बन इस्पात, इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उच्च कार्बन इस्पात चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी उपरोक्त तीनों, यानी ए, बी और सी, ये तीनों। तो राइट आंसर हो गया ए, यानी जो उपरोक्त तीन है इन तीनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र निम्न में से कौन से घुमाव को इंगित करता है? यानी जो आरेख दे रखा, प्रतीक दे रखा है, यानी जो चित्र दे रखा है, ये किस प्रकार के घुमाव को प्रदर्शित करता है? अब देखो कौन कौन से घुमाव क्या नाम दे रखे इसमें। स्क्वेन घुमाव यानी स्क्वेन यानी लच्छी घुमाव। स्क्वेन घुमाव किस प्रकार का होता है? इसे लच्छी या स्क्वेन भी कह सकते हैं। लच्छी लपेटन किस प्रकार का होता है? यानी इसके अंदर एक बड़ी कॉइल लेते हैं और अलग अलग स्लॉटों के अंदर इस कॉइल को घुमाते हैं। तो किस प्रकार का आरेख बनेगा इसका? देखो मान लो एक ये कॉइल है, इस प्रकार से डाल रहे हैं इसको, मान लो ये दो अलग अलग दो कुंडलन के रूप में बना रहे हैं,
तो ये हो गया लच्छी घुमाव। या यहाँ से मान लो इसका प्रथम सिरा है, इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो ये हो गया लच्छी लपेटन या स्किन लपेटन। तो यह इस प्रकार कार्य होता है लच्छी लपेटन का। इसको कुंडलन घुमाव, इसको कुंडलन घुमाव का किस, ये जो दे रखा वो है इसको क्वाइल लपेटन, यानी जो दे रखा है वो इसको क्वाइल लपेटन का, ये इस प्रकार का, एक तरफ से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है क्वाइल, एक तरफ छोटी होती है, इस प्रकार से। ये हो गया इसका प्रथम सिरा और ये हो गया अंतिम सिरा। ये हो गया इसको क्वाइल लपेटन। इसके बाद में एवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग, एवोल्यूट क्वाइल वाइंडिंग। एवोल्यूट क्वाइल लपेटन या वाइंडिंग किस प्रकार का होता है? आयताकार लपेटन होता है ये, यानी इस प्रकार से आयताकार प्रकार से बनाते हैं। तो ये हो गया इसका एवोल्यूट लपेटन। अगला है हीरा कुंडलन घुमाव, हीरा कुंडलन घुमाव। हीरा क्वाइल लपेटन किस प्रकार का होता है? डायमंड प्रकार का, इस प्रकार से। ये हो गया डायमंड लपेटन। अगला है बास्केट यानी टोकरी वाइंडिंग या बास्केट वाइंडिंग, बास्केट लपेटन। बास्केट लपेटन किस प्रकार की होती है? इस प्रकार से एक क्वाइल यानी जो टोकरी बनी हुई होती है इस प्रकार से रनिंग क्रम में चलती रहती है क्वाइलें। इस प्रकार से प्रत्येक क्वाइल के जो अलग अलग संयोजक सिरे होंगे। ये हो गई बास्केट वाइंडिंग। तो जो आरेख दे रखा है वो किसका है? वो ये आरेख है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्यू कुंडलन लपेटन या स्क्यू क्वाइल लपेटन, यानी किसका है? बी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? टेप रिकॉर्डर के अंदर कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? अब देखो, रिलेक्टेंस मोटर किस में प्रयोग करते हैं? रिलेक्टेंस मोटर हार्ड डिस्क ड्राइव में, और या जो परमाणु विघटन संयंत्र होते हैं उसमें जो परमाणु जो रिएक्टर होते हैं उसमें कंट्रोलिंग जो छड़ होती है उसको ड्राई करने के तौर पर भी रिलेक्टेंस मोटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? हिस्टैरिसीस मोटर, इसका प्रयोग टेप रिकॉर्डर या घड़ियों में किया जाता है। शेडेड पोल मोटर, इसका प्रयोग छोटे जो कूलर पंखे होते हैं उनकी जो पंप मोटर होती है पानी की पंप उनमें, या जो छोटे पंखे होते हैं टेबल फैन होते हैं उनमें इसका प्रयोग करते हैं। तो टेप रिकॉर्डर के बारे में पूछा तो क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस मोटर। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो असमान विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यानी जो दो पोल असमान पोल है उनके बीच का अंतराल क्या कहलाता है? यानी दो पोलों के बीच का अंतराल, यानी दो असमान पोलों के बीच का अंतराल पोल पिच कहलाता है, यानी इसे हम ध्रुव पिच या पोल पिच कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोल पिच। यानी आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो असमान विपरीत पोलों के बीच, यानी एक एन पोल और एक एस पोल है, इनके बीच का जो अंतराल है वो क्या होगा? पोल पिच या पोल अंतराल या ध्रुव अंतराल हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसी स्टेटर घुमाव का निरंतरता परीक्षण के दौरान लैंप में जुड़ी एक परीक्षण लैंप रहता है यदि घुमाव में खुला पथ है। यानी एक स्टेटर की जांच कर रहे हैं, मान लो स्टेटर की वाइंडिंग जो लपेटन है, मान लो ये स्टेटर की एक फेज की कुंडलन है, इसको हम टेस्टिंग लैंप से जांच कर रहे हैं। मान लो ये एक टेस्टिंग लैंप लगा रहे हैं और ये फेज की सप्लाई है और ये न्यूट्रल की सप्लाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं
तो क्या कह रहा है कि स्टेटर की कंटिन्यूटी जांच करें, यानी निरंतरता जांच करें, यानी टेस्टिंग लैंप के द्वारा इसकी निरंतरता जांच कर रहे हैं। यदि स्टेटर के लपेटन में खुला पथ हो, यदि इसके अंदर मान लो खुला पथ हो तो लैंप में क्या होगा, यदि यहाँ ओपन सर्किट होगा तो लैंप नहीं जलेगा, यदि क्लोज है तो ही जलेगा लैंप। तो यहाँ पे कह रहा है कि लपेटन में ओपन सर्किट है, यानी यह लपेटन ब्रेक है, ओपन है, तो लैंप क्या होगा, लैंप नहीं जलेगा। अब ऑप्शन देखो, अंधकारमय रहेगा, यानी अंधकारमय रहता है, सही है। पूर्ण प्रकाशवान होगा नहीं, कम प्रकाशवान होगा नहीं, अर्ध प्रकाशवान होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यानी लैंप नहीं जलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधकारमय। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना बार पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए क्योंकि, यानी एक डीसी श्रेणी मोटर है उसको बिना बार पर प्रचलित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीसी श्रेणी मोटर की बिना बार पर गति बहुत ज़्यादा उच्च होती है, तो इसको बिना बार पर प्रचलित करेंगे तो इसकी गति बहुत ज़्यादा उच्च रहेगी, यानी खतरनाक तरीके से उच्च रहेगी, तो बहुत ज़्यादा उच्च रहेगी और हो सकता है वो फाउंडेशन जिस पर वो स्थापित है वो तोड़ दे। इसलिए इस मोटर को बिना बार पर, यानी बार पर ही प्रचलित करना चाहिए, बिना बार पर प्रचलित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, प्रारंभिक बुला गुण विकसित नहीं होगा, बिना बार के प्रारंभ में असफल होगी, खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी, स्टेटर घुमाव को जला देगी, पर्याप्त बला गुण उत्पन्न किए बिना ही अधिक विद्युत धारा को खींचेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, खतरनाक उच्च गति से संचालित होगी, यानी गति इसकी स्टार्टिंग गति या जो प्रारंभ गति होगी वो उच्च रहेगी। अगला क्वेश्चन है, स्वयं वर्ण परीक्षण के दौरान लौह हानि को माना जाता है। देखो पहले भी मैंने बताया था स्वयं वर्ण परीक्षण के बारे में कि लौह हानि को स्थिर माना जाता है और ये बिना भार पर, यानी शून्य भारे पर दक्षता परीक्षण की एक अप्रत्यक्ष विधि है स्वयं वर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा, लौह हानि को माना जाता है, तो लौह हानि को स्थिर माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, स्थिर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में एक दिशीय बलागुण को किस सहायता से उत्पन्न किया जाता है, यानी एक दिशीय टॉर्क उत्पन्न करने के लिए डीसी मोटर में क्या लगाया जाता है। तो डीसी मोटर के अंदर बुरश और कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी कम्यूटेटर पर हम बुरश के द्वारा सप्लाई देते हैं, तो फिर एक दिशीय बलागुण यानी टॉर्क उत्पन्न होता है, जो यानी मोटर का आर्मेचर घूर्णित होकर ध्रुव परिवर्तित होता है, उस समय कम्यूटेटर और बुरश द्वारा, यानी कि कम्यूटेटर द्वारा धारा की दिशा में भी परिवर्तन कर दिया जाता है, फिर फलस्वरूप टॉर्क है वो एक दिशीय ही रहता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुरश और कम्यूटेटर की सहायता से एक दिशीय बलागुण उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, बी और सी, यानी दोनों, यानी बी में है बुरश और सी में है कम्यूटेटर, तो ये दोनों। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर को प्रचलित करना है तो 2 बिंदु स्टार्टर, शंट या यौगिक मोटर को प्रचलित करना है तो 3 बिंदु स्टार्टर। अब 3 बिंदु में भी, यानी शंट और यौगिक को 3 बिंदु से भी प्रचलित कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। यदि फील्ड नियंत्रण विधि से मोटर की गति नियंत्रित करनी है, यानी बढ़ानी है, फ्लक्स को कमजोर करके, यानी फील्ड को कम करके मोटर की गति बढ़ानी है, तो 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। और अन्यथा यानी फील्ड नियंत्रण को, यानी फील्ड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, किसमें, डीसी शंट या यौगिक मोटर को प्रचलन करने में। जबकि श्रेणी मोटर को प्रचलित कर रहे हैं तो 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी मोटर को प्रचलन करने के लिए 2 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, 2 बिंदु या 2 पॉइंट स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को परस्पर परिवर्तित करके बदली जा सकती है। डीसी मोटर शंट मोटर की घुमाव की दिशा को परिवर्तित करना है तो इनमें से किसको परिवर्तित करेंगे। देखो डीसी मोटर की घुमाव की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, यानी वाम हस्त नियम या बाएं हाथ का नियम। इस नियम से किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कि अंगूठा, प्रथम अंगुली और मध्यम अंगुली, इन तीनों को परस्पर इस 90 डिग्री पर इस प्रकार समकोण रखे, यानी अंगूठा और ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, तो ये रहेगा अंगूठा घुमाव की दिशा में होगा, प्रथम अंगुली फ्लक्स की दिशा में रहेगी और ये मध्यम अंगुली धारा प्रवाह की दिशा में रहेगी। यदि डीसी मोटर में धारा प्रवाह की दिशा ये, फ्लक्स की दिशा ये है, तो घुमाव की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी मोशन, फ्लक्स और करंट, एम, एफ और सी। तो इसमें यही पूछा है कि घुमाव की दिशा को परिवर्तित
करना है तो घुमाव की दिशा परिवर्तित करने के लिए या तो फील्ड यानी फ्लक्स की चेंज करना होगा, यानी फ्लक्स की फील्ड फ्लक्स को चेंज करना होगा, यानी ध्रुवता को चेंज करना होगा फील्ड की, और या फिर धारा प्रवाह की दिशा को परिवर्तित करना होगा। यदि इन दोनों को एक साथ परिवर्तित कर रहे हैं तो मोटर की घुमाव की डायरेक्शन परिवर्तित नहीं होगी, इन दोनों में से किसी एक को। अब ऑप्शन देखो, सप्लाई टर्मिनल को परिवर्तित करेंगे तो ये दोनों एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, फलस्वरूप मोटर की घुमाव की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। फील्ड टर्मिनल को परिवर्तित करने से क्षेत्र यानी क्षेत्र की ध्रुवता विपरीत हो जाएगी, फलस्वरूप मोटर की ध्रुवता यानी जो गति है, डायरेक्शन है घुमाव की, वो चेंज हो जाएगी। तो एफ यानी फील्ड को चेंज करने से हो रही है। आर्मेचर के टर्मिनलों को अंत परिवर्तित करने से आर्मेचर में धारा प्रवाह की दिशा चेंज हो जाएगी, फलस्वरूप मोटर की घुमाव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगला देखो, या तो बी या सी, यानी फील्ड या आर्मेचर दोनों में से किसी एक तो सही है, ए और बी दोनों तो गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, यानी या तो फील्ड के टर्मिनल या आर्मेचर के टर्मिनल को परस्पर अंतर परिवर्तित करने से मोटर की घुमाव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, या तो बी या सी। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन होता है, यानी दो सेगमेंट के बीच क्या भरा जाता है? दो सेगमेंट के बीच अब्रक भरा जाता है, यानी मोटर का आर्मेचर है, मान लो डीसी मशीन का, इस पर जो सेगमेंट लगे होते हैं, अब दो सेगमेंटों को बीच में यहाँ पर क्या भरा जाता है? तो यहाँ पर अब्रक भरी जाती है, यानी माइका अचालक पदार्थ के रूप में अब्रक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर में शेडेड कुंडलियां उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? एक शेडेड पोल मोटर है, उसमें शेडेड रिंग या कुंडली का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? शेडेड कुंडली के द्वारा क्या किया जाता है कि मोटर को घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, यानी मोटर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की तरफ होता है, यानी मुख्य पोल से शेडेड पोल की तरफ घूर्णित होता है। तो इसको घूर्णित करने के लिए, यानी घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पादित करने के लिए शेडेड रिंग या शेडेड कुंडली हम कह सकते हैं का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें? सी ऑप्शन में देखो, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए शेडेड कुंडलियां का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्राय होते हैं, एक फेज शेडेड पोल मोटर में क्या होता है? ऑप्शन देखो, वाउंड रोटर यानी वाइंडिंग किया हुआ रोटर नहीं होता है, गिलहरी पिंजर रोटर यानी स्क्वायरल केज रोटर सही है, यानी इसे हम पिंजर प्रेरण रोटर भी कह सकते हैं। अगला क्या है? कुछ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, उच्च शक्ति गुणांक, निम्न शक्ति गुणांक। तो क्या होगा? यानी इसमें मोटर में प्राय होता है क्या होता है? गिलहरी पिंजर प्रेरण यानी स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर होता है, यानी पिंजर प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है ना, उसी प्रकार का इसका रोटर होता है। तो राइट आंसर हो गया पिंजर प्रेरण रोटर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में डमी कुंडलियां हेतु प्रयोग की जाती है। डमी कुंडली क्या होती है कि डीसी मशीन के आर्मेचर की वाइंडिंग यदि अनबैलेंस्ड हो जाती है, यानी कई बार कुछ स्लॉटों में मान लो कि हम जो वाइंडिंग डाल रहे हैं कुछ स्लॉट खाली रह जाते हैं, तो उसका रोटर का जो आर्मेचर है उसका संतुलन बनाने के लिए उसमें वाइंडिंग की जाती है, और उस वाइंडिंग का संयोजन कहीं नहीं करते, केवल उसका भार संतुलित करने के लिए, यानी उसको संतुलित करने के लिए, यांत्रिक संतुलन करने के लिए उसमें क्वाइलें डाली जाती है, यानी उसका वजन संतुलित हो जाए पूरी गोलाई में। तो आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए डमी क्वाइल प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? एक प्रेरण मोटर है, उसके अंदर स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? शक्ति गुणांक कम हो जाएगा, सही है। चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, सही है, यानी शक्ति गुणांक तो कम हो जाएगा और चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, दोनों ही सही है। ताम्र हानि कम हो जाएगी, नहीं। बेयरिंग घर्षण कम होगा, नहीं। ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी शक्ति गुणांक कम हो जाएगा और चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, यानी ए और बी दोनों, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ स्प्रिंग इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर होता है, यानी जो सर्पण वलय प्रेरण मोटर है, सर्पण वलय,
उसको प्रचलित करने के लिए सर्पण वाले प्रेरण मोटर, इसका यंत्र जो रोटर होता है वो वाउंड प्रकार का होता है और 3 स्लिप रिंग के द्वारा रोटर को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो इसमें जो स्टार्टर प्रयोग करते हैं वो एक यानी स्टार संयोजित रोटर प्रतिरोध भी होता है इस स्टार्टर में, तो इसे हम कह सकते हैं रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो इंडक्शन मोटर को प्रचलित करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयोग करते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है मोटर में जॉकिंग ऑपरेशन भी कहलाता है। अब देखो जॉकिंग ऑपरेशन क्या होता है, देखो जॉकिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम है इंचिंग, यानी इंचिंग या जॉकिंग परिपथ क्या होता है कि यह एक दोहरा पुश बटन होता है, इसके द्वारा मोटर को बहुत कम समय के लिए यानी अल्प समय के लिए प्रचलन स्थिति जांच करने के लिए डायरेक्ट प्रचलित किया जाता है। यानी इंचिंग या जॉकिंग परिपथ के द्वारा मोटर को कम समय के लिए, जैसे कि लेथ मशीन है, लेथ मशीन के अंदर हम जॉब की जांच कर रहे हैं कि सही सेट है या नहीं, तो उसको कुछ क्षण भर के लिए उसको प्रचलित करके देखते हैं। कटिंग मशीन है, कट का क्षेत्र, कट की जांच करने के लिए हम उसको कुछ समय के लिए प्रचलित करते हैं, क्षण भर के लिए। तो इसको क्षण भर के लिए डायरेक्ट प्रचलित करने के लिए प्रयोग करने वाला परिपथ इंचिंग या जॉकिंग परिपथ कहलाता है। यह दोहरा पुश बटन की भांति होता है। तो इंचिंग इसमें पूछा है जॉकिंग ऑपरेशन, यानी जॉकिंग परिपथ का दूसरा नाम है क्या है, जॉकिंग का दूसरा नाम है इंचिंग। तो राइट आंसर क्या हो गया ई, इंचिंग। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथ यानी एक सब सर्किट में पंखा सॉकेट किए और लाइटों को तक सीमित किया जाता है। यानी लाइट एंड फैन उप परिपथ के अंदर बाहर और वार्ता यानी बाहर और पॉइंटों की संख्या पूछी है। तो एक लाइट एंड फैन उप परिपथ में बाहर का मान तो होता है 800 वाट और पॉइंटों की संख्या होती है 10 बिंदु। यानी एक लाइट एंड फैन उप परिपथ में अधिकतम बाहर 800 वाट या बिंदुओं की संख्या पूछे तो 10, तो 800 वाट और 10 बिंदु तक सीमित किया जाता है, यानी जो भी इनसे कम हो तक पर प्रयोग करते हैं। जबकि एक पावर उप परिपथ के बारे में पूछे तो होता है 3000 वाट या 2 बिंदु, यानी 3000 वाट और 2 बिंदु जो भी कम हो तक स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें लाइट एंड फैन यानी पंखा परिपथ के पंखा सॉकेट यानी पंखा सॉकेट और लाइट यानी लाइट एंड फैन उप परिपथ के बारे में पूछा है, तो 800 वाट और 10 बिंदु तक सीमित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया डी, 800 वाट और 10 बिंदु। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।